हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। चलिए क्लास 9 के चैप्टर 1 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 1 लेकर मैं आया हूं। और ये हम एनसीईआरटी का टर्म मैंने यूज किया है। एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी बुक होती है, आपके स्कूल में भी यही बुक चलती है। और आज मैं इसको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन आपको समझाते हुए चलूंगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वक्त जाया किए बगैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए टॉपिक का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर्स का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ जो हमारे आसपास है, सराउंडिंग मतलब हमारे चारों ओर हमारा वातावरण, और मैटर मतलब पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो हमारे आसपास हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। जैसा कि हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो चीजों की वेराइटीज हैं, किसी का साइज अलग है, किसी का डिफरेंट शेप्स हैं, और कोई किसी के टेक्सचर्स अलग हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिफॉर्म्स इज मेड अप मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हम वो सारी चीजें जो यूनिवर्स में देखते हैं, जो बनी हुई हैं एक चीज से, जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं मैटर। द एयर वी ब्रेथ, जो हवा हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। Stones, clouds, stars, planets, and animals. Even a small drop of water or a particle of sands, everything is a matter. मतलब हवा जो हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, वो स्टोन्स, क्लाउड जो बादल हैं, तारे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जंतु और पौधे हैं, और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे पानी के बूंदे हैं या जो बालू के कण हैं, वो सारे के सारे क्या है? मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy a space and have mass। और हम अपने चारों ओर जो सब्सटेंस, जो पदार्थों को देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि ये पदार्थ कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हैं, ये एक जगह को घेरती हैं, ऑक्युपाई करती हैं स्पेस को, और उनके पास मास है, उनमें द्रव्यमान है कि नहीं? दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। उसके पास द्रव्यमान भी और आयतन भी है। यानी कि अगर मान लो किसी के घर के सामने ईंट गिरती है घर बनाने के लिए, तो वो जो ईंटा रखा जाता है तो वो कुछ जगह ले लेता है। इसका मतलब जो सब्सटेंस, जो पदार्थ कुछ जगह ले ले, उसको हम मैटर कहते हैं। बालू कहीं पे रखाता है, वो भी जगह ले लेता है। प्लांट है, एनिमल है, हम सब हैं जहाँ बैठे हैं, मोबाइल को मैंने जहाँ रखा है वो उसने जगह रखा है, तो वो भी एक मैटर है। तो हर वो चीज जो ऑक्युपाई स्पेस करता है, उसके पास मास है, उसको हम कहते हैं मैटर। सिंस अर्ली टाइम, अगर हम बात करें पुराने जमानों की, पुराने समय की, तो ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। ये मानव जो है प्रगतिशील रहा है, प्रगतिशील भी रहा है। अपने वातावरण को कहीं ना कहीं से वो खोज रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो इंडियन फिलोसफी, भारतीय जो विद्वान थे, उन लोगों ने क्लासिफाई किया है मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिनको उन्होंने पंच तत्व नाम दिया। ये पंच तत्व क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी कि हवा, पृथ्वी, अग्नि, आसमान और जल। तो अकॉर्डिंग टू देम, उनके उनके अनुसार एवरीथिंग, हर वो चीज, लिविंग और नॉन लिविंग, जो लिविंग है, जो जीवित है, और जो जो निर्जीव है या जो सजीव है, वो सब इसी पांचों बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। ग्रीक एंशियंट, मतलब पुराने ग्रीक एंशियंट फिलोसफर यानी विद्वानों ने भी कहा है, इसी तरह के सिमिलर क्लासिफिकेशन को दिया है। मॉडर्न डे में साइंटिस्ट ने इन्वॉल्व किया 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। और आज के जो वैज्ञानिक हैं, आज के जो साइंटिस्ट है मॉडर्न डे में, मैटर को 2 क्लासिफाइड करते हैं। एक होते हैं फिजिकली प्रॉपर्टीज में, और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। ध्यान से देखिएगा, इसी को हमें पढ़ना है। मैटर्स जो हम पढ़ते हैं पंच तत्व, वो पुराने इंडियन फिलोसफी या ग्रीक फिलोसफी ने माना है कि हम सब इसी चीज से बने हैं, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हम इसको 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक फिजिकली प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं, जैसे हम सॉलिड चीजों को देखते हैं। मान लो मैंने कहा स्टोन या ईंट के बारे में कहा, तो ईंट को हम लोग देख के ये कहते हैं कि वो हार्ड है, वो स्टोन मतलब वो उसका टेक्सचर ज्यादा मजबूत है, मतलब वो सॉलिड नेचर है। पानी को देखते हैं तो हम उसको लिक्विड नेचर कहते हैं, और गैसियस स्टेज वाले को हम गैसेस कहते हैं। तो हमारे पास फिजिकली प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडीशन है, जो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो मैटर उन्होंने बनाया केमिकल नेचर, जो हम उसके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि किसी भी मैटर को हम
केमिकली अंदर से कैसे उसको तोड़ सकते हैं। जैसे अगर वो सॉलिड है तो उसके पार्टिकल कहाँ कहाँ बैठे हैं, उसमें एटम्स कहाँ है, एलिमेंट कहाँ है ना, उसके आयंस कौन है, चार्जेस कैसे, तो ये सब हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो ये चैप्टर जो चैप्टर 1 है इसमें हमें पढ़ना है सिर्फ मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में। अब फिजिकल नेचर की बात अगर हम करें तो सबसे पहले आता है मैटर पार्टिकल से मिलके बना है। तो आइए, टॉपिक नंबर 1 है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स क्या है, मैटर। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं मैटर्स की, तो अगर मान लो मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, अगर मैं उसको काटते जाऊं तो एक ऐसा स्टेट आएगा जब उसको हम अलग अलग तरीकों, मतलब उससे ज्यादा छोटा हम नहीं कर सकते, और तब उस छोटे से कण को हम कहते हैं एटम। तो उसी एटम का जो एक टर्म है उसको हम पार्टिकल कहेंगे, यानी कि पार्टिकल एटम का सबसे छोटा रूप है, मतलब पार्टिकल का सबसे छोटा रूप एटम है ना। तो पार्टिकल अगर हमने कहा तो वो हमें विजिबिलिटी में है, लेकिन अगर पार्टिकल के सबसे छोटे टर्म को बात करें तो एटम्स की बात आएगी। तो पहले हम पार्टिकल समझते हैं, चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। तो पार्टिकल्स, मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बने। For a long time, two schools of thought prevailed regarding to the nature of matter. One school believed matter of the continuous like block of wood, whereas the other thought that a matter was made up of particle like sand. Let us perform activity to decide about the nature of matter. It is continuous or particulate. यानी कि दो, यहाँ पे दो बातें हो रही है, पार्टिकुलेट या कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि एज इट इज जो हमने देखा, और पार्टिकुलेट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर पार्टिकल्स की मैटर्स। तो इसको हम दो एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि हमने एक्टिविटी के तौर पे इसे समझना है ना। तो उससे पहले थोड़ा सा यहाँ ऐसा यूनिट ऑफ मास की बात करें तो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो मीटर क्यूब है, यानी कि क्यूबिक मीटर है। और लीटर वॉल्यूम को अगर मेजर करते हैं तो लीटर में, तो 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, वो 1 लीटर में 1000 ml होता है। ये सब आपको पता ही है, थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान है यहाँ पे दिया हुआ, तो मैंने डिस्कस कर दिया। एक्टिविटी 1.1 समझते हैं। क्वेश्चन कहता है, ये एक्टिविटी में कहता है कि टेक 100 ml ऑफ बीकर, मतलब एक बीकर लेंगे उसमें 100 ml पानी रखेंगे, फिल द हाफ बीकर विद द वाटर एंड द मार्क द लेवल ऑफ द वाटर। अब उसमें हम सैंड मिलाएंगे, यानी कि पानी भरेंगे, उसको मार्क कर देंगे किससे, मार्कर से, जिससे हमें पता चले कि पानी इतना था। अब उसमें हम सैंड डालेंगे, डिजॉल्व सब साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। पहले हम सैंड नहीं डालेंगे, पहले हम उसमें क्या डालेंगे, साल्ट या शुगर, उसको डिजॉल्व करते जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैज हैपेंड टू द साल्ट, साल्ट को अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो घुल जाएगा। एंड वेयर डज इट डिसअपियर, वो पानी में ही कहीं ना कहीं गायब हो गया। सो डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ, वो जो मार्क हमने किया वो दिखाई दिया। In order to answer this question, we need to use the idea that the matter is made of particles. What happens these there in the spoon, salt of sugar has now spread throughout water. This is illustrated. आप देख सकते हैं, जैसे कि इसको इससे समझिए कि मैंने पानी लिया, पानी 1 ml था, मैंने 1 चम्मच पानी डाला, सॉरी नमक डाला या चीनी डाला, पानी में वो घुल गया। तो ऑब्वियसली है, अगर हम वजन के हिसाब से देखें तो मैंने 100 ग्राम चीनी डाला प्लस 1 ml पानी था, तो मेरा वजन जो होना चाहिए 1 ml प्लस 100 ग्राम होना चाहिए, दोनों जुड़ के। लेकिन वाटर का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं उठा ही नहीं, वो वैसे को वैसे रहा। तो ये जो चीनी मैंने 100 ग्राम डाला वो गया कहाँ, सो दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलर नेचर, यानी कि जो पानी था उस पार्टिकल के अंदर उसके स्पेस थे, उसके अंदर जगह था, और उस जगह के अंदर जब हमने चीनी डाला तो उस चीनी का जो पार्टिकल्स था उस पानी के अंदर वाले पार्टिकल में जाके समाहित हो गया, मतलब उसके अंदर डिजॉल्व हो गया, वो उसी में घुल गया, है ना। तो इसीलिए कहता है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, जितने भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके ही बने हैं, ठीक है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, अब क्वेश्चन आता है कि कितने छोटे होते हैं कि छोटे छोटे कणों में भी जाके अंदर जगह बना लेते हैं। तो इसको समझते हैं हम लोग। इसको एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर हम लोग 100 ml ऑफ वाटर ले लें, 100 ml ऑफ वाटर ले लेते हैं और उसमें कुछ अलग सा कुछ इंसेंस ले लेते हैं, मान लो मैंने पिंक कलर का कुछ डाल दिया या 4 बूंदों वाला नील डाल दिया, उस पानी में मिला दिया, 100 ml में 2 बूंद डाल के मिला दिया। फिर अब उस मिले हुए पानी में से 10 ml निकालेंगे और फ्रेश पानी में डाल देंगे, फिर हम देखेंगे कि उसका कलर अलग सा चेंज हो गया। फिर इस अलग से कलर चेंज वाले में से थोड़ा सा 10 ml लेंगे, फिर एक अलग फ्रेश 100 ml में मिला देंगे। तो हम जब तक ये प्रक्रिया करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि 10, 12, 15 बार अगर हम करते जाएं तो हर बार वो पानी कहीं ना कहीं हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा, फ्रेश नहीं रहेगा। तो ये दिखा रहा है, एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा है कि फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने यूज किया था पिंक कलर का,
ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स। हमने इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा कि टाइनी पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है एक क्रिस्टल ऑफ प्रोटेशियम। इसलिए जब जब हम उसको स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड करें वो डिवाइड होते जा रहा है ना। द स्मॉल कैन बी डिटेक्टेड इवन रिपीटेड डायल्यूशन, बार बार हम लोग करेंगे तो ये पता चलते जाएगा। सो द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी कहीं छोटा है, इसलिए वो बार बार अपना नजरिया दिखा रहा है उस तरह का, है ना। तो अब आता है कि भाई पार्टिकल तो इतनी छोटी है, इतना छोटा है कि हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते, तो ये पार्टिकल के कितने कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल के, मतलब उसके गुण हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पहला गुण ही यही है कि पार्टिकल जो है इसके बीच में स्पेस होते हैं। अभी हमने एग्जांपल के तौर पे देखा था कि मैंने पानी में चीनी मिलाया और चीनी पूरी की पूरा घुल गई, तो ये बताता है कि उस पार्टिकल वो मैटर के अंदर स्पेस है जिसके अंदर ये सारी घुल जाती है ना। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग, और ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एकदम फास्टली मूव कर रहे हैं। ये मूविंग के एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो अगर मैं अपने कमरे के रूम में कहीं एक कोने पर अगर अगरबत्ती जलाऊं तो मुझे दूसरे कोने पर मतलब स्मेल आ जाएगा, है ना। अगर अगरबत्ती बहुत अच्छा है तो मेरे मन से निकलेगा वाह कितना अच्छा है, और वही कहीं दुर्गंध हमें आ जाती है अगल बगल से, कहीं बगल में अच्छा खाना बन रहा है तो हम कहते हैं अच्छा क्या बना रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें ये क्या बताती है कि पार्टिकल जो है, मैटर जो है, मैटर के अंदर का जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, एयर के अंदर वो स्पेस में घूम रहा है। इसीलिए जब कहीं से एयर निकलता है उसके पार्टिकल्स ने वहां के पार्टिकल के साथ मर्जअप हो गया, तो कहीं पे बन रहा है मटन और वहां से हवा गुजरी तो उसने वहां के मटन वाले इसेंस को अपने अंदर मिलाया और दूसरे आदमी के पास पहुंच गया, और वो जब स्मेल किया तो अरे वाह क्या कहीं पे मीट बन रहा है, ऐसे पता चल जाता है कि नहीं। तो इसको समझना है। तो सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअस मूविंग। एंड थर्ड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, उनके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अब यहाँ पे नया वर्ड है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल जो है मैटर के सबसे छोटा पार्टिकल होगा, पार्टिकल के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो उसको पकड़ के रखे हुए हैं, इसीलिए इसकी जो अट्रैक्टिंग पावर है वो ज्यादा है और हार्ड हो जाता है ना। तो किसी किसी चीज़ों में हम देखेंगे कि किसी जैसे रबर बैंड है उसको आप स्ट्रेच करो, मतलब सॉलिड है उसके अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इसलिए हार्ड है। लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है। गैस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड से कम है, इसीलिए वो थोड़ा स्पेस में ज़्यादा घूमता है, लिक्विड थोड़ा कम घूमता है और सॉलिड बहुत कम घूमता है। हम अपने हाथों से पानी रनिंग वाटर को हम काट सकते हैं, लेकिन वही अगर हम लकड़ी के लट्ठे को काटे तो नहीं कर सकता है। तो ये दिखाता है कि कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अटैच करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए बनाने का, अगर आपसे नहीं बनता है तो एक बार कमेंट में करिएगा, मैं इसका क्वेश्चन आंसर को एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उस वहां से आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स, कैन वी स्टेट द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कहता है कि आप अपने आसपास के ऑब्जर्व करिए मैटर को, आप क्या देखेंगे कि आपके पास 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये क्यों हुआ, क्वेश्चन आना चाहिए, है ना, ये क्यों हुआ, व्हाई। तो इसका एक ही रीजन है कि मैटर्स जो है, हमने पढ़ा कि मैटर्स आर पार्टिकुलेट इन नेचर, तो जो पार्टिकल्स हैं उसके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने अभी पढ़ा था, उनके बीच में स्पेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। तो इन्हीं तीनों के कारण अलग अलग स्टेट्स बने हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अगर उसकी अट्रैक्टिंग पावर सबसे ज्यादा है तो वो 100% वो सॉलिड इन नेचर है। अगर उसके अंदर स्पेस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है, तो या तो सॉलिड या लिक्विड और गैस हो सकता है, और कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे हैं तो 100% लिक्विड और या गैस हो सकता है। तो ये चीजें हमें समझनी, इसी के कारण 3 अवस्थाएं बनती है, सॉलिड जिसको हम ठोस अवस्था कहते हैं, लिक्विड जिसको हम द्रव अवस्था कहते हैं, और गैस जिसको हम गैसीय अवस्था कहते हैं। इस चीज को समझते हैं सॉलिड स्टेट क्या है। कुछ कहता है एग्जाम्पल के तौर पे आप कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, एक पेन, एक बुक, एक नीडल और पीस ऑफ वुडन स्टिक लीजिए,
Sketch the shape of the above particles in your notebook by moving a pencil around them. Do all the have the definite shape? हम जानते हैं पेन का शेप अलग है, बुक का शेप अलग है, नीडल का शेप अलग है, वुडन वुडन स्टिक का शेप अलग है, सबका शेप अलग अलग है। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग ईच अदर? क्या एक दूसरे में ये घुल मिल जाएंगे या एक दूसरे में मिल जाएंगे? क्वेश्चन आना चाहिए। ट्राई कंप्रेसिंग, क्या आप दबाने से दब जा रहा है? इस तरह से हम क्या समझते हैं, ऑल द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप, सबका अलग अलग डिफिनिट शेप होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आ गया, सॉलिड है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट उसके पास डिफिनिट शेप होगा। डिस्टेंस बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज फिक्स होंगी। एंड वॉल्यूम आर ऑल्सो फिक्स्ड, उसके जो वॉल्यूम है उसका आयतन जो है वो भी फिक्स होगा। डेट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ कुछ सॉलिड होते हैं जो कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लगभग लगभग जितने भी सॉलिड है वो कंप्रेस नहीं हुए। कंप्रेस का मतलब अगर आपने दबाया तो वो दब जाएंगे, लेकिन ज्यादातर सॉलिड दबते नहीं है। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, उसके पास एक टेंडेंसी होती है, अगर वो सॉलिड है तो वो अपने शेप से अलग बलग नहीं होगा। जैसे अगर मान लो आपने ईंट लिया या लोहे का कुछ लिया और उसको आप दबा रहे हैं, छड़ है उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा मजबूत हैं, आप उसको टेढ़ा कर दे रहे हैं, लेकिन उसके शेप में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर वो ट्रायंगल बना हुआ था आप इसको स्क्वायर बना दो, दैट्स नॉट मैटर। लेकिन क्या आपने लोहे का जो उसका जो जो रॉड था आपने उसको टेढ़ा किया, लेकिन उसको चिपका नहीं दिया, उसको पिचका नहीं दिया, उसके लिए हथौड़ी चाहिए, हथौड़ी से मार मार के हम उसका आकार चेंज कर लेते हैं, है ना। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, अगर आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं वो टूट भी जाता है, बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, लेकिन शेप चेंज नहीं होता है। सो दे आर रिजिड, सॉलिड रिजिड होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सॉलिड के पास डिफिनिट शेप होता है, सॉलिड की डिस्टेंस बाउंड्रीज होती हैं, सॉलिड के बाद फिक्स वॉल्यूम होता है ना, वो नेग्लिजिबिलिटी मतलब वो कंप्रेसिबल उसका नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन करे, अगर हम उसको ज्यादा जबरदस्ती करते फोर्स लगाते हैं तो वो टूट भी जाता है, वो रिजिड होते हैं। रबर बैंड और एक एग्जांपल दिया सुगर साल्ट और एक दूसरा एग्जांपल दिया स्पॉन्ज, ये तीनों सॉलिड से नेचर है। रबर बैंड भी सॉलिड है लेकिन वो अपने शेप को चेंज कर देता है स्ट्रेच करने पर। इज इट अ सॉलिड? हाँ ये भी सॉलिड है, रबर बैंड अपने शेप को चेंज करता है फोर्स और फिर से वो रीगेन शेप कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, रबर बैंड एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी जो मतलब मान लीजिए उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिक्स है, मतलब कुछ स्ट्रेचेबल है, वो स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन एक बाउंड्री है उसकी, एक डिस्टेंस बाउंड्री है कि उसके बाद अगर आप स्ट्रेच करते हो टूट जाती है। अगर हम बात करें शुगर और साल्ट की, तो जिस जार में रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। तो डिपेंड यहाँ पे आंसर ये कहता है कि जो शुगर एंड साल्ट हैं, फोर्स जो रिमूव करने पर अप्लाइड हो जाए तो ब्रेक हो जाएंगे। द शेप ऑफ द इंडिविजुअल शुगर और साल्ट है वो क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि हमने शुगर को अगर छोटे से बर्तन में रखा तो उतना वो शेप ले लिया और बड़े बर्तन में रखा तो ऐसा शेप, तो उससे भी मतलब नहीं है। शुगर और साल्ट का जो क्रिस्टल है वो फिक्स है, इसीलिए उसको वो हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। अगर आप उसको हाथ में रखेंगे तो प्लेट में रखेंगे तो अलग अलग चेंज होंगे, लेकिन उसका क्रिस्टल शेप फिक्स रहता है। स्पॉन्ज में मिनट होल्स होते हैं, उसके अंदर एयर पोर्स होते हैं, इसीलिए जब भी हम प्रेस करते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, इसलिए वो हवा बाहर निकलती है। जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो फिर से वो अपने शेप को मेंटेन करता है, जिसके कारण फिर से एयर अंदर आ जाता है, जिससे स्पॉन्ज दब जाता है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमारे सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट थे, अगेंस्ट नहीं कहेंगे लेकिन ये थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब एक्सेप्शन है। रबर बैंड सॉलिड है लेकिन स्ट्रेच होता है, आपने कहा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए लेकिन स्ट्रेच होता है, तो स्ट्रेच होने के पीछे रीजन है कि उसकी जो फोर्स होती है वो उसके स्ट्रेचेबल पर डिपेंड करता है। हाँ उसके ज्यादा होगा तो वो टूट जाएगा। उसी तरह आप बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे शेप ऑफ शुगर एंड साल्ट की, तो क्रिस्टल की बात करेंगे न कि जार की बात करेंगे। और स्पॉन्ज की बात करेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप होता है, जब हम प्रेस करते हैं तो हवा निकलता है, इसलिए उसका शेप छोटा हो जाता है या दब जाता है ना। लिक्विड स्टेट की बात करेंगे, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, आप यहाँ पे देखने के बाद आप समझेंगे कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं है, उसके पास फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। शेप इसलिए सेम नहीं है क्योंकि अगर 1 लीटर पानी को अगर हम 1 लीटर छोटे से सिलेंडर शेप में रखें तो 1 ही लीटर होगा, है ना। तो उसका शेप फिक्स नहीं है। हाँ वॉल्यूम फिक्स है, बट हैव अ वॉल्यूम फिक्स्ड, मतलब 1 लीटर पानी है तो उसका बर्तन आप छोटा कर दो, बड़ा कर दो, टेढ़ा कर दो, मेढ़ा कर दो, जैसा भी कर दो, लेकिन उसमें 1 लीटर अटने वाला तो 1 ही लीटर अटेगा, तो वॉल्यूम फिक्स है। हाँ जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा,
लिक्विड फ्लो करता है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी की बात नहीं है, ये फ्लो करता है, इसलिए इसका शेप चेंज होते रहेगा, ये रिजिड नहीं है, इसको हम फ्लूइड कहेंगे क्योंकि इसका द टेंडेंसी टू फ्लो सब्सटेंस को हम फ्लूइड कहते हैं। सॉलिड लिक्विड डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, सॉलिड और लिक्विड में कौन डिफ्यूज होता है, तो गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेज एंड डिजॉल्व इन वाटर, जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आके डिफ्यूज हो गए हैं ना, मिले हुए हैं। बहुत सारे अदर गैसेज भी हैं जो वाटर के अंदर मिक्स हैं, अदर बहुत सारे आयरन्स हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट हैं जो उसके अंदर डिजॉल्व हैं। एक्वाटिक एनिमल उसी का यूज करते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रेथ फॉर द सर्वाइवल एंड द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। एक्वाटिक एनिमल की बात करें तो वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड भी डिफ्यूज, लिक्विड तो है ही डिफ्यूज, और गैस भी उसके अंदर डिफ्यूज हो जाता है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड में डिफ्यूजन न के बराबर है लेकिन लिक्विड सॉलिड से ज्यादा है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल हैव मोर फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, यानी कि अब यहाँ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल की बात आ गई, स्पेस बिटवीन देम तो हमने समझ लिया। कंटिन्यूअस मूविंग की बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड से ज़्यादा स्पेस है, इसीलिए यहाँ पे डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, यहाँ फ्रीली घूम सकता है, इसीलिए सॉलिड स्टेट्स के तुलना में लिक्विड स्टेट ज़्यादा डिफ्यूजन में स्टेट में आता है। अब गैसेस स्टेट की बात करें सॉरी, गैसेस स्टेट की बात करें तो गैसेस स्टेट की बात करें तो हाईली कंप्रेसिबल है, उसको हम दबा सकते हैं। जैसे सिलेंडर में आप देखिए 4 kg 5 kg 14 kg का गैस सिलेंडर में हमने उसको दबा दबा के गैस को रख सकते हैं, उसके अंदर कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा कंप्रेसिबल है, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स दैट वी गेट इन होम और कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल, इस सब सिलेंडर में हम उसको कंप्रेस करके देते हैं। In vehicles, due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. We come to know that what is being cooked in the kitchen without even entering there. किचन में क्या बन रहा है हम पता चल जाता है, क्यों? क्योंकि डिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहा है। मैंने अभी बताया कि पड़ोसी के घर में अगर कुछ बन रहा है तो हमें पता चल जाता है, ड्यू टू दैट स्मेलिंग रीचेज कर जाते हैं। हाउ डज दिस स्मॉल रीचेज? द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर spread from the kitchen and reaches us from the farthest away, and the small smell of hot cooked food reaches us in a second. Compared to this with the rate of diffusion of solid and liquid, यानी कि diffusion का rate solid और liquid से कहीं ज़्यादा है, इसीलिए बड़ी जल्दी fast आता है। Due to the high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into the other gases. बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। In the gaseous state, particles move about randomly at high speed due to its randomly movement, and the particle hit each other and also the walls of container। यानी कि गैसेस स्टेट की बात करें तो इसके जो पार्टिकल हैं वो बड़ी हाई स्पीड से घूमते हैं क्योंकि इनके अंदर स्पेस ही स्पेस होता है, और इसी के कारण ये रैंडमली मूवमेंट करते हैं, और ये अपने आसपास के वॉल से ये कंटेनर को बहुत हीट करते रहते हैं, जिसके कारण एक प्रेशर एग्जर्ट होता है गैस में, एंड दिस फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, है ना। इसीलिए जो गैस सिलेंडर होते हैं उसके वाल्स को मजबूत बनाया जाता है, नहीं तो ये एक दूसरे को धक्का दे के फोड़ फाड़ के निकल सकते हैं, है ना। प्रेशर कुकर में देखिएगा कि कभी कभी आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा, प्रेशर कुकर ब्लास्ट कर जाता है, तो हमें प्रेशर कुकर भी खरीदना है तो बड़ी अच्छा आसानी से नहीं खरीद लेना है, सोच समझ के खरीदना है। उसकी जो चादरें हैं, जो वाल सब कंटेनर है, क्योंकि जब गैस सिलेंडर पे रखेंगे खाना बनने के लिए, जो उसके अंदर वेपर प्रोड्यूस होगा, तो वेपर के अंदर डिफ्यूजन रेट बड़ी फास्ट होगा, तो वो वाल सब कंटेनर पे क्या करेगा, हीट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो अगर पतला सा दीवार होगा तो वो फाड़ के निकल जाएगा, इसी में गैस जो प्रेशर कुकर ब्लास्ट कर जाता है। आप प्रेशर कुकर के हैंडल के ऊपर देखिएगा एक छोटा सा नोजल दिया रहता है, कि ऐसे स्थिति में जब बहुत ज़्यादा गैस का प्रेशर हो जाएगा और सीटी निकलने में दिक्कत होगा, तो वहाँ पे बड़ी छोटा सा पतला सा एक मेटल दिया रहता है, जो हल्का सा प्रेशर अगर हो तो वो वहाँ से टूट जाएगा, जिसके कारण ब्लास्ट होने से स्थिति बच जाएगी और वहाँ से एयर प्रेशर निकल जाएगा। तो ये दिया रहता है, ये वाल सब कंटेनर में हमें जानना है। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे वाले चैप्टर को लेके आऊँगा। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें बाबू, मन लगाइए।